गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पोस्ट मॉडर्निज़्म इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे और पोस्ट मॉडर्निज़्म को समझने के लिए, पोस्ट मॉडर्निस्ट कंडीशन को समझने के लिए, आधुनिक वाद को समझने के लिए उस समाज को समझना पड़ेगा जिस समाज में ये अवधारणा पैदा हुई। क्योंकि जो आधुनिक व्यवस्था थी, मॉडर्निटी जिसे हम कहते हैं, मॉडर्निटी की कुछ विशेषताएं थीं, आधुनिक समाज की कुछ विशेषताएं थीं, जिसमें हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, उद्योगवाद, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो, सैनिक शक्ति और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये चारों जो चीज़ें हैं ये मॉडर्न सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। अब मॉडर्न सोसाइटी में धीरे धीरे क्रांतिकारी, मतलब जब हम बात करते हैं मॉडर्न सोसाइटी की तो वो हम उसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी से। ट्रेडिशनल सोसाइटी किस पर बेस्ड थी? एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, कृषि पर आधारित थी, और उसमें परिवर्तन इंडस्ट्रियलाइजेशन से, औद्योगिकीकरण से, साइंटिफिक रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से उसमें परिवर्तन आया और सारे जो उत्पादन होने लग गए वो धीरे धीरे कृषि से हट के और वो औद्योगिक उत्पादन होने लग गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लग गया। अब इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसे हम सब जानते हैं। चाहे वो जो हैव्स हैं उनका अमीर का और ज़्यादा अमीर होते चले जाना, और श्रमिक हैं उनका और ज़्यादा गरीब होते चले जाना। ये सारी जो डिस्जंक्शन है हम लोग समाज में, औद्योगिक समाज में देखते हैं, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आया और ये एक उत्तर समाज, आधुनिक समाज को या उत्तर उद्योगवाद को, पोस्ट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को इसने जन्म दिया। आज जिस हम समाज में रहते हैं वो एक पोस्ट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था में, समाज में, अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था पहले कृषि पर आधारित थी और उसके बाद उद्योगों पर आधारित थी, अब उसमें चेंजेस आने लग गए। अब हम बात करेंगे कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है क्या, क्योंकि औद्योगिक जो समाज था या इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, उसकी सिर्फ दो ही प्रॉब्लम्स थी कि कच्चा माल कहाँ से उत्पादन लेके आएं और अपने बने हुए माल की बिक्री कहाँ करें। चाहे वो दादाभाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है या एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस है, आप वो पढ़ेंगे तो आपको इंडस्ट्रियल सोसाइटी के जो चक्र है उसको समझने में हेल्प मिलेगी। तो ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी की यही दो प्रॉब्लम्स थी, और उनको सॉल्व करने में कि कच्चे माल की सप्लाई कहाँ से हो और बने हुए उत्पादित माल की बिक्री कहाँ हो, ये समस्या को सुलझाने के लिए साम्राज्यवाद आया, यानी कि कोलोनियलिज्म। बड़े बड़े देशों ने, कैपिटलिस्ट देशों ने, चाहे वो अमेरिका हो, ये ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, पोर्टुगल हो, ये सारी कंट्रीज़ ने अपनी सत्ता अलग अलग देशों पर जमाना शुरू किया, अपना कंट्रोल शुरू किया, जिससे वो इंश्योर कर सकें कि मार्केट्स और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स बिल्कुल निर्बाध रूप से आता रहे। पर आज का जो समाज है, अब जो उत्पादन की प्रक्रिया है, वो उत्पादन इसके कारण जब औद्योगिकीकरण बढ़ा और उसे मार्केट्स भी मिलने लग गई, और उसे इनका कच्चे माल की भी आपूर्ति आराम से होने लग गई, तो
ऐसे समय में मास प्रोडक्शन का काल आया, मतलब बहु मात्रात्मक जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, बहुमात्रा मास प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का मास प्रोडक्शन, मास लेवल पे प्रोडक्शन। जैसे जो चीज़ें पहले बहुत कम मात्रा में उत्पादित होती थी, जैसे उदाहरण के तौर पर हम पुराने ज़माने में के लोग जो हैं उनको पता मतलब उनके लिए नमक एक बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज़ होती थी। अब नमक का भी मास प्रोडक्शन हो रहा है। पहले कपड़े का उत्पादन बहुत कम होता था क्योंकि हथकरघा होता था, हैंडीक्राफ्ट्स के माध्यम से, चरखे के माध्यम से उसका उत्पादन होता था। और आज की डेट में ऐसा नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी मिलें हैं। तो ये जो मास प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन ने मास कंजम्पशन को जन्म दिया। तो ये अब जो उत्पादन होना शुरू हुआ वो बहुमात्रक नहीं बल्कि फ्रैगमेंटेड या सेगमेंटेड होना शुरू हो गया। तो नई प्रकार की एक व्यवस्था को जन्म दिया, जो आजकल इसे जॉन एलन ने कहा कि ये एक उत्पादन का लचीला स्वरूप है, एक फ्लेक्सिबल वो है स्वरूप है जिसमें उत्पादन में परिवर्तन आया, उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन आया। और आज के समाज में उत्तर औद्योगिक समाज में उत्पादन की तकनीकी में भी बदलाव आया है और ये उत्तर आधुनिक समाज को ये जन्म देता है। इसका जन्म जो है, अब हम बात करें कि ये कहाँ से शुरू हुआ, तो हेनरी फोर्ड का उदाहरण दिया जाता है, जिसे फोर्डवाद भी बोला जाता है, फोर्डिज्म। हेनरी फोर्ड एक कार मैन्युफैक्चरर थे। फोर्ड की गाड़ियाँ आपने अपने उसमें देखी भी होंगी। बहुत समय से, पिछली सदी से ये गाड़ियाँ बन रही हैं और इसमें प्रोडक्शन लाइन जो थी वो मास प्रोडक्शन पर आधारित थी, बहुमात्र उत्पादन पर आधारित थी। और यहाँ पे तीन जो महत्वपूर्ण जो इनके बिंदु थे जिनके आधार पर उन्होंने बिजनेस किया, वो था मास प्रोडक्शन, दूसरा बड़े बाजार और तीसरा उद्योगपति। ये तीन इन आधार पर इस प्रकार का उद्योगवाद जो है वो विकसित हुआ। इसके अलावा उस समय 1900 की पहले दूसरे दशक में यहाँ पे हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की, कि जब ये रियलाइज़ होने लगा कि प्रोडक्शन को हम स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमें उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट करना चाहिए। मतलब उत्पादन में भी हमें वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए। तब साइंटिफिक मैनेजमेंट जिन्होंने लोक प्रशासन पढ़ा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को जानते होंगे। ये टेलर की दी हुई किताब वो है, सिद्धांत है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इन्होंने ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी कि किसी भी काम को करने के लिए एक बेस्ट तरीका हो सकता है और उस बेस्ट तरीकों को खोजने की हमें प्रयास करना चाहिए। वो बेस्ट तरीका क्या है? जिसमें सबसे कम श्रम लगे, जिसमें सबसे कम समय लगे और जिसमें सबसे कम पैसा लगे। तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, ये इसने और फोर्डवाद ने अमेरिका में प्रोडक्शन को बहुत तरह से प्रभावित किया। और यहाँ पर जो उत्पादन हुआ, मास प्रोडक्शन, तो यहाँ पे ऐसे विशेष प्रकार के औजारों का उत्पादन होना शुरू हुआ जो केवल उसी गाड़ी के लिए बनाने में काम आते थे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के आधार पर कारखानों में उत्पादन बढ़ाया गया। तो ये एक प्रबंध की व्यवस्था थी या मैनेजमेंट की एक मैनेजमेंट का सिस्टम था जिसके आधार पर
वैज्ञानिक जिसका आधार जो था वो साइंस पर आधारित था, साइंटिफिक, मतलब ये रिज़ल्ट पाने के लिए आप ये इनपुट्स डालेंगे तो आपका ये रिज़ल्ट आएगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट तक जो थ्योरी थी या फोर्डवाद जो था, इसमें ये एक उन्नत प्रकार का जो एक पूंजीवाद देखने को मिलता है, और ये प्रबंधन के या मैनेजमेंट के सिद्धांतों पर आधारित है। और इसका एक बहुत विस्तृत संगठन है, बहुत ही इलेबोरेट इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। कौन इसमें डिसाइड किया जाता है कि कच्चा माल का कौन लेके आएगा, डिज़ाइनिंग कौन, कार डिज़ाइनिंग, जैसे उदाहरण के तौर पर कार कच्चा माल कहाँ से आएगा, डिज़ाइनिंग कैसे होगी, कार की डिज़ाइनिंग जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स होते हैं वो डिज़ाइन करेंगे, उसके जो रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए जाएंगे, फिर उत्पादन जो प्रोडक्शन लाइन है उसे कैसे मैनेज किया जाए जिससे कि कम से कम समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। और ये बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद मार्केटिंग किस तरह से गाड़ियों की हो, और किस तरह से वो विभिन्न देशों में वो गाड़ी जो है फोर्ड उदाहरण के तौर पर वो कहाँ कहाँ पहुँचे, और लोगों को ज़रूरत हो, लोग डिज़ायर करना शुरू करें कि हम भी फोर्ड खरीदें, हमारे पास भी एक, जैसे उदाहरण के तौर पर अब ये मर्सिडीज़, लोग सोचते हैं मर्सिडीज़ है, ऑडी है, जैगुआर है, सोचते हैं कि वो गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए। तो ये जो पद्धति है इसमें मार्केटिंग भी इंक्लूडेड है, विपणन भी इंक्लूडेड है, और उसके बाद उसकी सर्विसिंग से भी जुड़े हुए काम जुड़े हुए हैं कि उसकी सिर्फ आपने उत्पादन कर दिया उतना तक ही ख़त्म नहीं हो जाती है बात, उसके बाद आप सर्विस किस तरह की प्रोवाइड करते हो। तो ग्रामशी ने बताया है कि ये जो उत्पादन की व्यवस्था थी, इसमें ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट पर आधारित या फोर्डिज्म पर आधारित जो उत्पादन व्यवस्था थी, इसमें कामगारों की जो सैलरी थी वो रिलेटिवली संतोषजनक थी, और इसको आधार बनाकर नियो मार्क्सिस्ट्स ने औद्योगिक रोजगारों पर, उत्पादन पर, राज्य की कल्याणकारी कार्यक्रमों पर, और कंजम्पशन पर या उपभोग पर, इन सब पर अपनी जो अध्ययन है उसको केंद्रित किया। अब हम बात करें 70 से 80 के दशक में, ये काल जो था इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए और पूरी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आने शुरू होते हुए देखने लग गए थे। न्यू इकोनॉमिक्स देखने को मिलनी शुरू हो गई थी, जहाँ पे नई इकोनॉमी पूरे हमारी उत्पादन की व्यवस्था को परिवर्तित कर रही थी। ये उत्तर फोर्डवाद या पोस्ट फोर्डिज्म, ये एक नई प्रकार की लचीली उत्पादन व्यवस्था थी, एक फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन का सिस्टम था जिसमें परिवर्तन आ रहे थे और जो समाज को प्रभावित कर रहे थे। और समाज जो है, औद्योगिक समाज जो है, उसमें परिवर्तन आके और वो उत्तर आधुनिक समाज में परिवर्तित होने लग गया था। और इसका आधार क्या था? एक तो नई संचार व्यवस्था और दूसरी नई विचारधारा। ब्रिटेन की भी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहा था, जैसे अमेरिका में हेनरी फोर्ड ने उत्पादन में परिवर्तन किया, इसी तरह से ब्रिटेन में भी हम देखते हैं कि ये परिवर्तन देखने को मिल रहा था। और नौकरी के क्षेत्र में रोज़गार के नए नए अवसर, नए तरह के अवसर देखने को मिल रहे थे। और हालांकि उत्पादन के क्षेत्र में, जहाँ पे प्रोडक्शन की बात है, उसमें रोज़गार के अवसर कम होते चले जा रहे थे। तो ये नई जो अर्थव्यवस्था है, ये नई तकनीकी पर आधारित थी। और यहाँ पे
हमारे जो कंजम्पशन है, जिस चीज़ को हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें भी परिवर्तन आना शुरू हुआ था। हम हमारे जो हमारी नीड्स हैं और लग्जरीज़ हैं, उसके बारे में हमारे विचार, उनमें भी परिवर्तन आना शुरू हो गया था। तो ये समाज जो था वो बेसिकली पहले के समाज से डिफरेंट क्यों था? क्योंकि यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री जो थी, सर्विस जो है वो उस पर ज़्यादा अधिक जोर देने लग गया। वस्तुओं के उत्पादन की जगह सर्विस पर ज़्यादा जोर देने लग गया। आप भी जब कोई मोबाइल ख़रीदते हैं या आप कोई वॉशिंग मशीन, फ्रिज ख़रीदते हैं, अपनी बाइक ख़रीदते हैं, तो आपको लगता है कि ये, या गाड़ी ख़रीदते हैं तो आपको लगता है कि ख़रीदने के बाद वो सर्विस कितने दिन तक देंगे, वो लोग उसके बाद आपको कितने दिन तक वारंटी पीरियड, गारंटी पीरियड तो होता ही है, पर उसके अलावा वो आप अब क्योंकि गाड़ी एक दिन चल के तो ख़राब नहीं हो जाती है, या फ्रिज या टीवी एक दिन चल के ख़राब नहीं हो जाते, तो आपको थोड़ी बहुत सर्विसिंग करानी पड़ती है। तो ये यहाँ पे एक नई प्रकार की व्यवस्था, नए प्रकार की इंडस्ट्री वो उसका जन्म हुआ, जो कि उत्पादन से जुड़े हुए ज्ञान से जुड़ी हुई थी। मतलब नॉलेज विद रिगार्ड्स टू द प्रोडक्शन जो है उससे जुड़ी हुई थी, और इंफॉर्मेशन उससे जुड़ी हुई, सूचना से जुड़ी हुई थी। ये सूचना प्रक्रिया तकनीकी, ये इसमें चेंजेस आए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए, और ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये शिफ्ट जो है वो समाज में आया। पहले कृषि पर आधारित समाज था, और उत्पादन मूल रूप से कृषि पर आधारित होता था। बाद में जैसे जैसे औद्योगिकीकरण आया, कृषि थोड़ा, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई, और कृषि के स्थान पर उद्योगों ने ले लिया। और ये अब नया जो समाज आया है, यहाँ पे तकनीकी और सूचना ये महत्वपूर्ण हो गए हैं, नॉलेज महत्वपूर्ण हो गई है, और नए नए तरह की, जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, जितनी ज़्यादा आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, उतना ज़्यादा आप उत्पादन करोगे। आज हम जब मनी क्रिएशन की बात करते हैं, आप लोग रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि फलां जो उद्योगपति है वो उनके जो उनका नंबर जो है सबसे, विश्व में सबसे बड़े फोर्ड लिस्ट में आ गया, और ये सब। तो ये क्यों आ जाता है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आजकल जो मनी क्रिएशन है वो सिर्फ प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, केवल मात्र उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो हमारी मार्केट से जुड़ा हुआ है, मार्केट के आकलन से जुड़ा हुआ है, और मार्केट के विश्वास से जुड़ा हुआ है। मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रही हूँ। जो फाइनेंशियल मार्केट्स जब किसी उद्योग पे या उद्योगपति पर ज़्यादा विश्वास दिखाते हैं तो उनके शेयर्स हाई हो जाते हैं, जब उन पे कम विश्वास होता है तो उनके शेयर्स नीचे गिरने लग जाते हैं। तो इसी कारण बिल गेट्स हैं, कि माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके शेयर्स जो हैं वो हमेशा ऊंचे रहते हैं। जेफ बेजोस है, फेसबुक है, ये सारे जो शेयर्स हैं, तो ये उत्पादन, अब ये लोग उत्पादन उतना नहीं कर रहे हैं जितना वो नॉलेज क्रिएशन कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट जब पहले आई थी और आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट के अब 6, 7, 8, 9, 10 वर्जन्स आ चुके हैं। उन वर्जन्स को आप पहले के वर्जन से कंपेयर करें तो बहुत चेंजेस आ चुके हैं। इसी तरह से एप्पल टेक्नोलॉजीज़ में भी, एप्पल में भी बहुत इसी ये कंपटीशन जो है ज्ञान से जुड़ा हुआ कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। तो ये उत्तर आधुनिक समाज में श्रम का महत्व जो है
वो कम होता चला गया और तकनीकी का महत्व बहुत बढ़ता चला गया। ये नई अर्थव्यवस्था आ गई जो कि ज्ञान की अर्थव्यवस्था है, द इकोनॉमी ऑफ नॉलेज। आज भारत में इतना प्रचलित भी नहीं है, और दूसरी बात भारत में ये इसको मान्यता भी नहीं है। पर विश्व में बहुत सारे देशों में लोग वेल्थ जनरेशन बिटकॉइंस के माध्यम से कर रहे हैं। बिटकॉइंस एक क्रिप्टिक मतलब करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, पर फिर भी लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं और उससे अरबपति खरबपति बन रहे हैं। जो भारत में अभी हम वो अभी वैध नहीं है, वैधता नहीं है, उसे कानूनी वैधता नहीं है। पर इस तरह का जो ट्रेडिंग है, आजकल जो ट्रेडिंग है वो आप देखते हैं स्टॉक मार्केट्स का उतार चढ़ाव। पहले सिर्फ स्टॉक मतलब उत्पादन के से जुड़ा हुआ स्टॉक्स होते थे। अब जो है बहुत सारे नॉलेज जनरेटर्स, जैसे आपकी टाटा TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसके भी स्टॉक्स बहुत हाई हैं। तो स्टॉक्स किस मतलब ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कोई गाड़ी थोड़ी बना रही है, टाटा की गाड़ी नहीं बना रही वो कोई भी टाटा का नमक नहीं बना रही, वो सिर्फ कंसल्टेंसी दे रही है, वो सिर्फ ज्ञान दे रही है, अपना ज्ञान शेयर कर रही है। तो यहाँ पे नॉलेज जो है, नॉलेज एक इकोनॉमी का पार्ट हो गई है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था नॉलेज पर आधारित हो गई है, तो ये ज्ञान की अर्थव्यवस्था है। गिडिन्स ने अमेरिका और ब्रिटेन के में सर्वेक्षण किया, उद्योगों का सर्वेक्षण किया, और उन्होंने कहा कि उद्योग में ये जो परिवर्तन आए हैं ये एक नए समाज को जन्म दे रहे हैं। ये औद्योगिक समाज नहीं है, ये पोस्ट औद्योगिक समाज है, उत्तर औद्योगिक समाज है। और ये किस पर आधारित है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। ये आज की जो युग है उसे हम इंफॉर्मेशन युग कह सकते हैं, ज्ञान का युग या सूचना का युग। उसे हम ये जो सूचना का युग है, इस पर अब अर्थव्यवस्था आधारित है, और इसी को न्यू इकोनॉमी कहेंगे, जो नॉलेज इकोनॉमी है। नई इकोनॉमी यानी कि नॉलेज इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था जो सूचना पर, नए नए तरह की सूचना पर, और यहाँ पे ट्रेडिंग भी जो होती है वो भी ज्ञान पर की ट्रेडिंग होती है। अब जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, हम लोग जब छोटे थे तो ये शब्द बहुत प्रयोग में लिया जाता था, क्योंकि भारत जो था वो आत्मनिर्भर रहना चाहता था, और किसी भी चाहे वो वेस्टर्न ब्लॉक हो, चाहे वो सोवियत ब्लॉक हो, उसके साथ अलाइन नहीं करना चाहता था। इसलिए हम लोग जब भी कोई बाहर से, विदेशों से हम जब भी कोई चीज़ खरीदते थे तो हम उसे महंगे दर पर इसलिए खरीदते थे क्योंकि हम न सिर्फ उस चीज़ को खरीदते थे, बल्कि उस चीज़ का उत्पादन करने की जो ज्ञान है उसको भी खरीदते थे। हम लोग सिर्फ मिग नहीं खरीदते थे, हम लोग मिग बनाने की उत्पादन क्षमता को भी खरीदते थे कि किस तरह से हमारे देश में मिग का उत्पादन हो सके, और उसके बाद हमें उसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता ना हो, बाहर से, विदेशों से इंपोर्ट करने की आवश्यकता ना हो। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के नए नए इनोवेशंस हैं, नवाचार हैं, तो ये अपने आप में ये एक मार्केटेबल वस्तु बन गई थी। ये भी खरीदे जाने वाली वस्तु बन गई थी कि आप सूचना को किस तरह से खरीद और बेच रहे हैं, सूचना किस तरह से आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, आप उसको किस तरह से लोगों को बांट रहे हो और किस तरह से उस पर कंट्रोल कर रहे हो। तो
ये गिडन्स कहते हैं कि ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें विचार, सूचना और ज्ञान के अन्य प्रकार आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में श्रमिक शक्ति को शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता। अब 3 तरह की अर्थव्यवस्था हम देख रहे हैं। कृषि पर आधारित जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें हम जो हमारा श्रम जो था वो हम जानवरों से या जैविक स्रोतों से करवाते थे, चाहे वो जानवर हैं, गाय बैल, उससे हम श्रम कराते थे। औद्योगिकीकरण की जो व्यवस्था आई, उसमें हम जो मजदूरी मतलब श्रम जो था उसका कुछ हिस्सा स्टीम ने, भाप ने, इलेक्ट्रिसिटी ने, उसने ले लिया था, उसमें परिवर्तन हुआ था। अब के जो श्रम व्यवस्था है, अब ये मनुष्य को श्रम उस प्रकार का नहीं करना पड़ता जिस तरह का पहले करना पड़ता था। आप लोग डिस्कवरी चैनल पे या अन्य चैनलों पे आपने देखा होगा कि बड़ी फैक्ट्रीज़, मेगा फैक्ट्रीज़, उनमें उत्पादन किस तरह से होता है। यहाँ पे अगर आपको एक बड़ा सा कोई पुर्जा जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसके लिए 10 लोगों की आवश्यकता नहीं होती है या 10 हॉर्स पावर घोड़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि एक क्रेन जो है उसको यूज़ किया जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह वो पुर्जा रख देती है। अब सिर्फ उसको, क्रेन को चलाने वाला जो जानता हो कि क्रेन किस तरह से चलाई जाती है और उसमें कि एक जगह से दूसरे जगह एग्जैक्टली सटीक तरीके से वो पुर्जा एक जगह से दूसरी जगह कैसे लगाना है। तो ये जो उत्पादन है उसमें श्रम, अब जो प्रोडक्शन लाइंस हैं या मास प्रोडक्शंस हैं, उसमें श्रम मतलब मेहनत जो है इन मनुष्य की वो कम लगने लग गई है, पर दिमाग ज़्यादा लगने लग गया है। उसको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, नए मतलब सोचना पड़ता है कि नए प्रकार से वो किस तरह से काम कर सकता है, नए नए इनोवेशंस किस तरह से कर सकता है, उसे वस्तुओं के नए नए तरह के डिज़ाइंस बनाने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजी नई अडॉप्ट करनी पड़ती है, किस तरह से वो मार्केटिंग करेगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं, और किस तरह से वो बाज़ार तक सामान लेके जाएगा, लॉजिस्टिक्स डिसाइड करनी पड़ती हैं, और साथ में सामान किस तरह से उसका रखरखाव, एक्सपायरी से पहले उसका रखरखाव किस तरह से किया जाए और बाद में उसकी सर्विसिंग में क्या क्या इंक्लूड किया जाए। तो ये मतलब पहले सर्विसिंग होती थी कि आप गए और आपकी कुर्सी का पाया टूट गया और आप बढ़ई के पास गए कि भैया आपने तो ये कुर्सी हमारे लिए बना के दी थी, इसमें कील ठोक दो, है ना। अब जो है बहुत चेंजेस आ गए इस छोटे से कार्य में भी। अब आप अगर कुर्सी खरीदते हो, आइकिया से कुर्सी खरीदते हो, तो आपके पास उनका कॉल सेंटर का नंबर होता है, कॉल सेंटर पे आप कॉल करते हो, वो आपकी समस्या का निराकरण करने के लिए वो उपाय सुझाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सारी सूचनाएं ऑनलाइन होती हैं। तो ये परिवर्तन जो है, यहाँ पे श्रम में परिवर्तन आया, ज्ञान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें श्रम के स्वरूप में परिवर्तन आया। किस तरह से हम मैनुअल लेबर जो है उसमें परिवर्तन आ गया है, अब मेंटल लेबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी वर्कर्स हैं वो अब नॉलेज वर्कर्स हैं, वो अपने क्योंकि वो अपनी सूचना के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर वो अपनी कमाई करते हैं, तो इन्हें हम ज्ञानी कामगार कहते हैं। और ये जो ज्ञानी कामगार हैं ये तब तक
फंक्शनल रहते हैं जब तक ये टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, वो टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं, नई नई पुरानी टेक्नोलॉजी चली जाती है, तो उसमें बार बार इन्हें बदलाव करना पड़ता है। जितना ज़्यादा वो इनोवेशन करेंगे, जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी अपना अप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा वो इस नॉलेज इकोनॉमी में ऊपर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कृषि से उद्योग की तरफ और उद्योग से ज्ञान की अर्थव्यवस्था, इसमें परिवर्तन आया है। तो ये आज का जो कामगार है वो ज्ञानी श्रमिक है, यानी कि नॉलेज वर्कर है। तो ये यहाँ एक और तीसरी महत्वपूर्ण बात है सर्विस सेक्टर की, ये हम कल बात करेंगे। इसी में किस तरह से पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में के क्या क्या लक्षण हैं और वो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को कैसे जन्म देता है, उस पर हम कल और आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। थैंक यू।